नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। कल एक बड़ी खबर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि शेयर बाजार में लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी और किसी भी मुद्दे पर सरकार हमेशा लोगों की बात सुनने के लिए, उनकी बात समझने के लिए तैयार है। तो ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या सरकार कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है। क्योंकि जो एफआईआई भारत को छोड़कर जा रहे हैं उसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। क्या सरकार ऐसा फैसला ले सकती है? इस पर बात करने के लिए और तमाम थोड़े कुछ और आर्थिक मुद्दे भी समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वित्तीय एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान कल काफी सुर्खियों में रहा। शाम को, देर शाम को उनका बयान सामने आया था। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए सर? क्योंकि 2 साल पहले जब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी तब भी ये कहा गया था कि इससे मार्केट हतोत्साहित होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या सरकार को समझ में आ रहा है कि इससे कुछ गलती हुई है और इसे सुधारना बेहतर होगा? देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने उसी अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि भारत इस समय 3 F से परेशान है। हाँ। फॉरेक्स, हाँ। फर्टिलाइजर और फ्यूल। हाँ। 3 F की उन्होंने बात करी। तो इसमें से जो फॉरेक्स वाला है, मुझे लगता है ये जो इस समय ज्यादा पिंच कर रहा है एफआईआई का देश से पैसा निकालना, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे चिंता है। प्रधानमंत्री जी की भी अपील फॉरेक्स रिजर्व के संबंध में ही थी। सातों की सातों अपील में जो कॉमन सूत्र था वो फॉरेक्स ही था। तो फॉरेक्स की वजह से, ये नहीं कि वो चाहती है कि एफआईआई यहाँ पर मतलब टिके रहे हैं। मतलब ये है कि अगर ये फॉरेक्स कैपिटल गेन कम हो जाता है, 12.5% है लॉन्ग टर्म, इस टाइम शॉर्ट टर्म 20% है, अगर कम हो जाता है तो ये एक लुभावनी डेस्टिनेशन बन जाएगी उनको उनको यहाँ पर पैसा लगाने की। तो ये इस बात को संकेत कर रहा है। उन्होंने कहा हम बात सुनने को तैयार हैं, बात सुनने को तैयार। हो सकता है कि अगला बजट तो दूर है, हो सकता है उससे पहले भी कुछ सुनने को मिल जाए, क्योंकि जैसे ये जो पैसा निकल रहा है, लगातार निकल रहा है पैसा। यहाँ से $10 बिलियन हम्म। केवल इसी फाइनेंशियल ईयर में निकाल चुके हैं, यानी कि 90-95 हजार करोड़ केवल और केवल अप्रैल से लेके अब तक निकल चुका है। तो इस कदर निकासी है। टोटल नेट आउटफ्लो पिछले साल की हम ले तो नेट आउटफ्लो 1,80,000 है, वैसे 2 लाख करोड़ के आसपास वो निकाल चुके हैं। तो उसको देखते हुए ऐसे डबल नुकसान होता है। एक तो रुपए पे प्रेशर बनता है, रुपया कमजोर होता है। एक दिक्कत होती है कि जो रुपए पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब जब यहाँ से एफआईआई और एफपीआई पैसा लेके जाते हैं तो उतने डॉलर परचेज करने पड़ते हैं, जिससे रुपया कमजोर होता है। बहुत बड़ा कारण रुपए कमजोर होने का पिछले कुछ समय में हमने देखा उसका एफआईआई और एफपीआई से। ये लगातार 2024 सितंबर अक्टूबर के बाद से सिलसिला जारी है, उससे भी पहले बीच बीच में होता रहता था। दूसरा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो इस समय क्रूड ऑयल की वजह से बहुत बहुमूल्य हो गए हैं, हम्म। मतलब उनकी ज्यादा वैल्यू हो गई है, उसमें भी आपको आपको कमी आती दिखती है, वो जल्दी से डिप्लीट होते हैं। तो वित्त मंत्री महोदया को लगा होगा कि भाई अब अगर हम कोई कैपिटल गेन का, मैंने भी ये 2 सुझाव दिए थे, आपको याद होगा। एक तो मैंने कैपिटल गेन घटाने की बात की थी, और दूसरा दूसरा मैंने एक एनआरआई बॉन्ड्स हाँ निवेश की, आपको याद होगा, बात की थी। जी। कि भाई एनआरआई बॉन्ड जो है वो लाए जाने चाहिए अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव रेट पे, हम्म। जिससे कि यहाँ पर विदेशी निवेश आ सके। इससे हमारा रुपया भी स्टेबलाइज होगा और फॉरेक्स रिजर्व भी बिल्ड होगा। तो यहीं से निकल के वित्त मंत्री महोदया को ये बात महसूस हुई होगी कि हम सुनने के लिए अब देखिए, वो ये घोषणा तो करेंगी नहीं कभी भी कि भाई ये हम कर देंगे, हाँ। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तो मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। तो वो यही तरीका है उसको एक्नॉलेज करने का कि हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो सुनने के लिए तैयार का यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि जो है शायद इसमें आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सकता है। सर, लेकिन इसमें सरकार को ये तो तय करना पड़ेगा ना कि वो जो टैक्सेस के से कमाई करना चाहती है या ये चाहती है कि इस टैक्स में थोड़ी राहत दे करके ज्यादा से ज्यादा एफआईआई को अट्रैक्ट करे। क्योंकि सर, एफआईआई को ये लगता है कि इस समय भारत के में रुपए की भी वैल्यू गिर रही है। ये टैक्स जो देना पड़ता है इसके इससे आराम से वो अपना अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में अगर पैसा लगाए तो वहां पर उसे बैठे बिठाए बिना कुछ किए बिना कुछ सोचे 5% मिलता है, जो अगर औसत निकाला जाए तो यहां से होने वाली कमाई से उसका ज्यादा ही निकलेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए करना इस समय बहुत जरूरी भी लग रहा है।
नहीं, खाली इसके लिए जैसा मैंने कहा कि टैक्स को फोरगो करना, उतना टैक्स कम कर देने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो फॉरेक्स और रुपए पे पड़ेगा। और जहां तक एफआईआई के लिए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, वो 4.5% की बॉन्ड यील्ड है। पर यहाँ से पैसा निकल के गया कहाँ, ये ध्यान रखना होगा ना। वियतनाम गया, हाँ। कोरिया गया, चाइना गया। तो क्या होता है, पीई रेशियो, हमारी पीई रेशियो ज्यादा थी, भारतीय मार्केट को थोड़ा महंगा माना जाता था। तो अब देखिए, मैं मुझे इसमें ठीक है, अगर मैं फॉरेक्स और ये जो कमजोर रुपए की बात छोड़ दूं, इसको एक तरफ रखूं, तो आपको मैंने पहले भी बताया, हमारी भारतीय मार्केट में जो डोमेस्टिक इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, हाँ। आत्मनिर्भर हो रही है। पहले बहुत ज्यादा फॉरेनर्स पे निर्भर होती थी, बहुत बड़ा हिस्सा बैंकों में, बड़ी बड़ी ब्लू चिप्स में विदेशी निवेशकों का होता था। ये एक अच्छी बात है भी, एक नजरिए से नहीं भी है। तो हम्म। मेरा मानना है कि डीआईआई, ये लोकल पार्टिसिपेशन जिस तरीके से बढ़ रही है भारतीय शेयर बाजार में, वो एक हेल्दी साइन है, एक मच्योर होती मार्केट का साइन है। ये लोग आए तो इनका स्वागत है। वित्त मंत्री महोदया अगर करती हैं तो शेयर मार्केट बम बम हो जाएगी, फॉरेक्स रिजर्व्स आपको यहाँ से स्वेल होते मिलेंगे, और रुपया भी स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि फिर एक बार हमारी मार्केट जो है कम से कम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव हो जाएगी। पर खाली टैक्स की वजह से विक्रांत ये हाँ। नहीं आते हैं। इनको ओवरऑल पीई रेशियो कितनी है, वैल्यूएशंस कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी, बॉटम लाइंस कितनी है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, रिफॉर्म्स का क्या हाल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, इन सब चीजों पर, इनोवेशन कैसी है, इन सब चीजों पर भी इनका टैक्स, वो एक फैक्टर है विक्रांत, हाँ। जो कि विदेशी निवेशकों को भारत में लेके आता है। उनमें से एक फैक्टर है, पर हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये बदलाव होता है तो मुझे लगता है आपको शेयर मार्केट में एकदम से तेजी आती दिखाई दे सकती है। सर, आपने डीआईआई की बात की। अगर लॉन्ग टर्म टैक्स को शॉर्ट टर्म को छोड़ भी दिया जाए और लॉन्ग टर्म टैक्स में अगर कमी कर दी जाए या उसे माफ भी कर दिया जाए, तो जो स्थानीय, जो लोकल लोग हैं, भारत की जनता है, वो भी और ज्यादा शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होगी। बिल्कुल होगी। हालांकि वो इस समय लॉन्ग टर्म में 12.5% ही है विक्रांत। उसमें भी 1.25 लाख रुपए की एक और एग्जेम्पशन मिलती है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने से पहले इक्विटी में। मतलब छोटे जो निवेशक है उनके लिए अभी भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। शॉर्ट टर्म पे 20% है, यानी कि एक साल से पहले बेच देते हैं हाँ। आप तो 20% है, एक साल से ऊपर बेचते हैं तो 12.5% है। तो उतना बुरा तो अभी भी नहीं है। पर हाँ। हाँ, अगर कोई भी बदलाव होता है तो वो इक्विटी की तरफ होगा जरूर, कम से कम बड़े निवेशकों का जरूर होगा, क्योंकि 12.5% भी चुभता है आपको। घर आप सिर्फ 87.5% लेके जाते हैं, बाकी का आपको जो गेन होता है सरकार को देना पड़ता है। पर मेरा ऐसा मानना है विक्रांत कि जो भी स्टॉक मार्केट से कमाता है, जी। वो जो असल में लॉन्ग टर्म में कमाता है वो बड़ा पैसा कमाता है। बड़ा पैसा से मेरा मतलब किसी के शेयर डबल हो गए, किसी के 3 गुना हो गए, किसी को 60-70%। तो उसमें अगर 12.5% चला भी जाता है तो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। पर हाँ, सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगा। जो निवेशक है, डीआईआईज हैं और एफआईआई, बड़े निवेशकों को बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई बड़ा निवेशक है, आज मैं अगर 2,000 करोड़ लगा रहा हूँ, हम्म। तो मेरे लिए 12.5% बहुत हो जाता है। मेरे लिए फिर 12.5% 300 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। हाँ। छोटे निवेशकों को कम फर्क पड़ता है, मुझे लगता है बड़े निवेशकों को ज्यादा फर्क पड़ता है। पर हाँ, बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर ये आता है तो। और बहुत बड़ा सेंटिमेंट बूस्टर जिसको हम कहते हैं, वो ये होगा अगर ऐसा कुछ वो कर देती हैं। हो सकता है, अभी बजट आने में तो बहुत दिन है, अगले मुझे नहीं हाँ। लगता कि बजट तो 1 फरवरी 2027 को आएगा। कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना है तो तब तक के लिए इंतजार करेंगे। तो तब तक तो जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, लॉट ऑफ वाटर वुड हैव फ्लोन अंडर द ब्रिज। अगर करेंगी तो बीच में भी हो जाते हैं आजकल तो बदलाव। वो पार्लियामेंट सेशन में उसको आप एक्ट में बदलाव करते हैं, उसको बिल की तरह पेश करके, और आप फिर उसको रेटिफाई करा लेते हैं, पार्लियामेंट से पास करा लेते हैं। तो अगर जल्दी भी हो जाए तो बहुत अच्छा। इस समय जो अर्थव्यवस्था की, मैंने तो खुद ही ये सुझाव दिया था, हम्म। अगर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। सर, ये एक और चीज सर, जिसकी तरफ मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि मैं कुछ डाटा देख रहा था, तो चीन ने पिछले 2 महीने में सर बहुत तेजी से चांदी की खरीद की है। करीब 1200 मीट्रिक टन चांदी उसने खरीदी है। और आज भी चांदी चीन में 10% डॉलर का फर्क है। 77 यहाँ था और 87 के करीब चाइना में रेट है। तो ये जो चाइना युद्ध के दौरान भी बड़ी तेजी से खरीद कर रहा है, और 2 महीने में इतना ज्यादा स्टॉक खरीदना, तो ये किस तरफ, क्या इशारा क्या करता है सर? ये इशारा करता है कि चाइना दूर की सोच रहा है इस मामले में। हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, चाइना दूर की। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 2 साल से 5 साल रखिए वगैरह वगैरह, बिल्कुल चाइना की सोच ऐसा लग रहा है कि इस समय कम से कम इस मामले में मेरी सोच से मैच करती है। क्योंकि चांदी की आने वाले समय में चांदी इतनी ले लेगा चाइना के, बिना चाइना के आपको चांदी मिलेगी नहीं। हम्म। जो उसने रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ किया है वही वो चांदी के साथ कर रहा है। इसके बारे में पहले हम
जिक्र कर चुके हैं। मेरा जो अपना चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, उसमें मैंने क्यों चांदी महंगी है चाइना में, इस पर भी मैंने जिक्र किया। जी हाँ, चांदी नहीं, सोना भी बेतहाशा, दोनों चीजें चाइना बेतहाशा खरीद रहा है और लगातार खरीद रहा है। और आपको एक और बात बताऊं जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जी। कि जो गोल्ड रिजर्व्स इस समय कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, कुछ तो रिकॉर्ड पे आते हैं जिसकी सार्वजनिक रूप से आपको खबर मिलती है। मुझे ये भी पता लगा है कि वो गुपचुप रूप से भी खरीद रहे हैं। और गुपचुप रूप से इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को अपसेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका दिमाग आपको पता ही है बहुत जल्दी बौखला जाते हैं। तो चुपचाप ये गोल्ड बाइंग करी जा रही है और बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड इकट्ठा करा जा रहा है। हो क्या रहा है कि सेंट्रल बैंक्स अपने डॉलर के रिजर्व्स को कम करके गोल्ड के रिजर्व्स को लगातार लगातार बढ़ा रहे हैं। हम्म। और मैंने एक वीडियो पर काम किया था जिसमें मैंने कौन कौन से दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने जिन्होंने $6,000 पहुंचने की भविष्यवाणी करी है। हम्म। और उन्होंने क्यों करी है, क्योंकि वो खुद भी खरीदार हैं बहुत बड़े। उनको पता है कि जो चीज इतनी इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी जा रही है, तो ना केवल चाइना बल्कि सोना, यहाँ तो आपने चांदी की बात करी, सोना भी, और सोना बाकी भी सेंट्रल बैंक्स कुछ ऑफिशियल तरीके से खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इसको सार्वजनिक करेंगे हम्म। तो ये डी डॉलराइजेशन की वजह से वो खरीद रहे हैं। उनको लग रहा है कि डॉलर आगे आगे खत्म होना है। उनको अगर हम ओपनली करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात से नाराज होंगे कि हमारे डॉलर की जगह आप सोना लाना चाहते हैं। हम्म। तो इसलिए गुपचुप गुपचुप वो परचेज करी। जब फिर वो सैंक्शंस लगाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो इस सब झगड़े को, उनकी बौखलाहट को दूर रखने के लिए हम्म। वो चुपचाप खरीद रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग चल रही है। मेरी मेरी और आपकी आवाज जो भी आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, अगर वो इससे हम कोई निवेश की सलाह तो नहीं देते हैं यहाँ पर, हाँ। वो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेनी पड़ेगी। पर अगर आप इन बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े देशों का अगर मूव देख रहे हैं, तो आप इसको, अंग्रेजी में शब्द होता है विक्रांत, एमुलेट, हम्म। EMULAT, आप उसको, उसकी नकल कर सकते हैं। और नकल करके आप भी लंबे वक्त के लिए आप अपने घर में एक चाइना बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल सर, लेकिन अभी सर क्योंकि चाइना की एक खबर आ रही है, बैंक्स की एक खबर आ रही है, लेकिन युद्ध में क्या होगा इस पर सबकी, अब कल शाम तक ये उम्मीद थी कि आज कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन सुबह फिर हमले की खबर आई हॉर्मोज को लेकर। तो सोने चांदी के निवेशक तो इस समय बड़ी कंफ्यूजन में है कि क्या स्थिति होगी, कैसे आगे बढ़ेगा सब मामला। वो तो अभी युद्ध को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कोई पीस रास्ता निकलेगा, कोई शांति होगी, बातचीत होगी, या ऐसे ही चलता रहेगा। कल तेजी आई थी सोने में, हाँ। आपको अगर आपने देखा हो, $4570 तक, 4600 की तरफ जाने लगा था। हाँ। उसके बाद रात को फिर हमले हो गए साउथ ईरान में। वो बोलते हैं हमने सेल्फ डिफेंस में हमने किए, हाँ। मालूम नहीं सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर किसने अटैक किया। हाँ। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है जब आपको कोई मारने आ रहा हो और आप पलट के वार कर दें, इसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। पता नहीं किस डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे लगता है, अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। हम्म। और ईरान की तरफ से ये भी बयान आया है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की बात पे यकीन नहीं है। ये ईरान कह रहा है। और जहां तक बाकी की दुनिया वासी हैं, मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे धीरे धीरे करके अब विक्रांत, लोगों का, जो लोग यकीन करते भी थे, उनका भी अब यकीन खत्म होता जा रहा है। वो क्या कहते हैं, जब तक बात हो नहीं जाती डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी स्टेटमेंट पे, मैंने तो एक अपना असूल बना लिया है निजी तौर पर, मैं डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी स्टेटमेंट पे सिरे से खारिज कर देता हूं। मैं उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। एक 0.00001% भी मैं यकीन नहीं करता हूं। ये मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ। किसी और का व्यू इसमें अलग हो सकता है। जब हाँ घटना घटती है, कुछ तो होता ही है, तो जब घटना घटती है तब उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बयानों पे रोज बैठ के ट्रूथ सोशल पे जो लिखते हाँ। हैं, आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को एक साथ मोहब्बत हो रही है उनको, कैसे हो सकती है, आई लव इंडिया ऑल्सो, आई लव पाकिस्तान ऑल्सो। तो मार्को रूबियो से पूछा कि आप क्यों आए, तो उन्होंने कहा जी ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा तभी आए, हाँ। वैसे तो मैं नहीं आता, वगैरह वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातें, अब मुझे लगता है समय आ गया है विक्रांत, कि हम डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को ना डिस्कस करके डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस पे डिस्कस करें। क्योंकि क्षमा करें, फिर एक बार पावर, कोई बात नहीं सर। अच्छा इस बार तो जल्दी कृपा हो गई। तो हाँ। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को ना चर्चा करके हम डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस पे चर्चा करें। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप स्टेटमेंट पे आप चर्चा करेंगे, तो हमारे ऊपर भी कहीं 30,573 झूठ बोलने का इल्जाम ना लग जाए। सर चीन की हमने क्योंकि अभी बात की वहां पे चांदी खरीदने की, आपने बताया कि सोना भी वो उसी तरह से खरीद रहा है। और सर चीन की जो मुद्रा है, युआन है, वहां की करेंसी है, वो भी 3 साल, पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो वो इस समय डॉलर के मुकाबले सबसे मजबूत स्थिति में है। और भारतीय रुपए की बात करें तो वो सबसे कमजोर स्थिति में है। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क चीन और भारत के बीच में दिखाई दे रहा है।
मुझे लगता है विक्रांत को कंपैरिजन नहीं है, हमें चीन और भारत का इन मामलों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तो आप अपने आप को बहुत पीछे महसूस करेंगे। तो बेहतर है कि अब कंपैरिजन ना करें, हम चीन की बात करें। बिल्कुल, युआन में यूएई ने भी युआन की बात करी है, सऊदी अरेबिया ने युआन की बात करी है। तो आपको मैं बताऊं तो डी डॉलराइजेशन में युआन एक बहुत बड़ा अपने आप को प्लेयर बन के आना चाहता है, यानी चाइना अपनी करेंसी को आगे लाना चाहता है। हम्म। और ये भी एक कारण है उसका सोना खरीदने का, क्योंकि उसको पता है कि अगर युआन को हम ताकतवर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि फिर आप गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ वापस जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को एक ऐसी सिचुएशन कल्पना करिए जहां पर डॉलर की जो वर्चस्व है, डॉलर का जो चलन है वो खत्म हो जाता है, हम्म। तो अब करेंसी अभी तक क्या होता है कि बाकी देशों की करेंसी का आकलन आप डॉलर के आधार पर करते हैं। ज्यादातर करेंसीज की तुलना डॉलर के आधार पर करी जाती है, एक डॉलर में ये कितना, एक डॉलर में वो कितना, एक डॉलर में ये कितना। तो अब दो करेंसीज का आपस में तुलना अभी तक नहीं, कम, बहुत कम, ना के बराबर करी जाती है। अगर मैं कहूं कि आपको स्वीडिश क्रोमा और थाईलैंड के बाहत में क्या कंपैरिजन है, तो आपको बहुत कठिन होगा। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप डॉलर को बीच में ले आएंगे। हाँ। तो डॉलर के मुकाबले स्वीडिश क्रोमा कितना है, डॉलर के मुकाबले थाईलैंड का बाहत कितना है, आप समझ रहे हैं। तो डॉलर एक एक मेजर ऑफ वैल्यू है करेंसी करेंसी डिटर्मिनेशन के लिए। अब एक कल्पना करा, जैसे मैंने कहा, कल्पना करिए डॉलर खत्म हो गया। हम्म। डॉलर मान लीजिए कुछ कुछ सेकंड्स के लिए डॉलर है ही नहीं। हम्म। अब जो डॉलर है ही नहीं, तो अब आप स्वीडिश क्रोमा और बाहत को कैसे आपस में वो करेंगे। तो इसको इसको फिर गोल्ड स्टैंडर्ड पे किया जाता है, जो 1971 से पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो जिस देश के पास जितना गोल्ड होगा, उस देश की करेंसी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी, और उस देश की करेंसी की स्ट्रेंथ उसके सोने के भंडार के आधार पर होगी। हाँ। इसीलिए चाइना, मैंने आपको कहा, बहुत दूर की सोच रहा है। जो वो सोना इकट्ठा कर रहा है उसके पीछे उसके डबल पर्पज है। उसका पर्पज एक तो सोने का भंडार बढ़ाना है, दूसरा पर्पज है युआन को स्ट्रांग बनाना। आपको याद होगा जब अभी राष्ट्रपति ट्रंप पिछले साल जब गए थे वहां पर चाइना, जब हाँ। रेयर अर्थ मिनरल्स इनके यहाँ उन्होंने बंद कर दिए थे सप्लाई करने, तब चाइना ने स्पष्ट कहा था कि हम युआन को इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहते हैं, और युआन को गोल्ड गोल्ड के रिजर्व के आधार पर उसकी कीमत तय हो, ये चाहते हैं, ना हम्म। कि डॉलर के आधार पर हो। क्योंकि ज्यादातर करेंसीज उनको भी पता था कि डॉलर के आधार पर हाँ। होती हैं। तो इसलिए भी चाइना इकट्ठा कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी देश आज से 2-3 साल बाद चाहता है अपनी करेंसी मजबूत रहे, उसको भी चाइना की तरह गोल्ड और सिल्वर भी इसको इकट्ठा करना चाहिए। और क्योंकि इसको करना चाहिए, इसीलिए मैं निरंतर जो बोलता रहता हूं कि आप हाँ। थोड़ा थोड़ा करके लीजिए सोना, 2 से 5 साल में आप जादू देखिए क्या होगा। तो मैं बहुत सारे तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। मैंने कहा मैं ज्योतिष तो नहीं हूं कि मैं ग्रहों के, मैं जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं दुनिया भर के, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल आज शायद वीडियो आएगा जिसमें मैं नहीं कह रहा, जितने इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े हैं, मैंने करीब 7-8 इंस्टीट्यूशंस का वहां पर एनालिसिस किया है कि हर इंस्टीट्यूशन ने कितनी प्रिडिक्शन करी है कि इस साल के अंत तक कहाँ जाएगा। ये इस साल के अंत का है, पर अगले 2 साल तो मुझे लग रहा है ये साल का अंत 2027 सोने चांदी के लिए, सोने के लिए गोल्डन साबित होगा, और चांदी के लिए सिल्वर साबित होगा, ऐसा मुझे नजर आता है। तो लोगों को जो बड़े बड़े प्लेयर्स हरकत कर रहे हैं उसको, जैसा मैंने कहा, एमुलेट करना चाहिए। 2027 के लिए आपने ये बात बोली है सर? 2027 में तो आपको सोना कुछ और रंग में देखेगा। इस साल के अंत से ही शुरू हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले ही शुरू हो जाए, हाँ। पर 2027 में आपको सोना कोई किसी और अपनी चमक में दिखेगा। हाँ। पर निवेश की सलाह आपको फिर अपने एडवाइजर से लेनी पड़ेगी, निवेश की सलाह मैं नहीं देने वाला हूँ हाँ। जी। सर, आपने कहा कि तुलना ना की जाए, लेकिन सर तुलना करके ही ये पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ हमें आगे बढ़ना है। सर, ताइवान छोटा सा देश है सर, दुनिया का वो पांचवा लार्जेस्ट उसकी स्टॉक मार्केट बन गई है। भारत से भी थोड़ा सा आगे निकल गई है। ताइवान की स्टॉक मार्केट वैल्यू है $4.95 ट्रिलियन, और भारत की स्टॉक जी मार्केट की वैल्यू है $4.92 ट्रिलियन। तो ताइवान चिप्स के आधार पर उसने सर पूरी दुनिया में तहलका मचाया, और भारत से भी आगे निकल करके वो दुनिया की पांचवी बड़ी ये स्टॉक मार्केट बन गया। देखिए, जो भी देश टेक्नोलॉजी आधारित ग्रोथ करेगा, हम्म। उसकी ग्रोथ फिर एक अंग्रेजी में शब्द होता है एस्ट्रोनॉमिकल होगी। उसकी ग्रोथ फिर मतलब किसी और लेवल पर होगी। ऐसे तो आप निविडिया की अगर मार्केट कैप हाँ। लें, भारत की जीडीपी से ज्यादा है। हाँ। निविडिया की मार्केट कैप भारत की पूरी स्टॉक मार्केट की, उनकी एक कंपनी, वो भी चिप्स में, आपको पता है निविडिया हाँ। के, आप तो एआई चिप्स भी बना रही निविडिया। तो सेमीकंडक्टर और चिप्स फैब, जो भी आप उसको नाम से बुलाते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो कि इस समय दुनिया की
बिल्कुल ऐसी जरूरत बन चुकी है, जैसे जैसे कि गेहूं चावल भारत के लिए है कि उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, और ताइवान का टेक्नोलॉजी में लोहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीएसएमसी ये कंपनी है जो हाँ। सबसे बड़ी वैल्यूएशन है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको बोलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकॉन मैन्युफैक्चरर है। तो नेचुरली मार्केट कैप उनकी वहां पहुंचती है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की डिमांड इस प्रकार की है। भारत में भी अभी यही चर्चा मेरी किसी से चल रही थी कि भारत में अगर गूगल, मेटा, निविडिया, amazon जैसे स्टार्टअप्स कोई आ जाए, हम्म। भारत में अगर ऐसा कोई स्टार्टअप पैदा हो जाए, और मजे की बात ये, इन स्टार्टअप्स को बनाने में भारतीयों का बहुत हाथ है, जो हाँ जिसका मैंने बिल्कुल। नाम लिया। हाँ। और ये भारतीय वहां जाके बना रहे हैं। अगर भारत में कुछ ऐसा इनोवेशन आ जाए तो भारत भी इस मुकाम को हासिल कर सकता है, कोई हैरानी की बात नहीं। ताइवान इसीलिए तो चाइना की ताइवान पर नजर है, चाइना चाहता है ताइवान हमारे में मिल जाए, क्योंकि ताइवान बहुत प्रोग्रेसिव है। ताइवान बहुत छोटा सा देश है और एक आइलैंड है बहुत छोटा सा, और एक सेमीकंडक्टर ने ताइवान को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसी प्रकार मुझे लगता है कि भारत में अगर इनोवेटर्स आए और इस प्रकार की इनोवेशन करके उसको एक ग्लोबल ब्रांड बना दे, जैसे अमेरिका, अमेरिका भी इसीलिए है हाँ। यू नो विक्रांत, क्योंकि ये अमेजॉन, मेटा, अल्फाबेट यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन इन कंपनियों की वजह से अमेरिका अमेरिका है, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स हैं जो दुनिया में आलू टमाटर की तरह बिकते हैं। तो दुनिया में कहीं चले जाइए, वो छोड़िए, इनका कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, तो ये इनके पास, इनको मैं आलू टमाटर ब्रांड्स बोलता हूँ। आलू टमाटर का मतलब होता है जो आप कहीं भी जाएं आपको मिल हाँ। जाएगा, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं आपको आलू टमाटर जरूर मिलेगा। हम्म। तो ये ऐसे ब्रांड्स इन्होंने बना दिए हैं जो दुनिया के लिए आलू टमाटर बन गए हैं। तो पूरे विश्व में ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ही है। आप और हम जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल। ऐसा आप अक्सर भूल जाते हैं कि हम अल्फाबेट के एक ब्रांड पे इस समय बात कर रहे हैं। हाँ। आप अक्सर भूल जाते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है जिसको गूगल और अल्फाबेट ओन करता है। हम इंस्टाग्राम, सारा इस देश की पूरी जेंजी, उनकी उनका जीवन खाली इंस्टाग्राम के ऊपर आके सीमित हो गया है। हम्म। सब रील्स भी इंस्टाग्राम, ब्रांड भी इंस्टाग्राम, प्रमोशंस भी इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। आप जेंजी के पास जाएंगे तो उनकी अगर वो 2 घंटे बात करेंगे तो उसमें से पौने 2 घंटे हाँ। इंस्टाग्राम या उससे संबंधित होती है। तो देखिए, आप मेटा, अभी आपको तो याद नहीं रहता कि आप तो मेटा, जो कि हाँ। अमेरिका का एक ब्रांड है, उसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो यही, इसी को मैं आलू टमाटर बोलता हूँ कि आलू टमाटर के बिना किसी रसोई का गुजारा नहीं है। तो हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में अब समय आ गया कि भारत में अब इनोवेशन होनी चाहिए। और हाँ। भारतीय दिमाग सक्षम है, ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है, पर ये वहां जाके करते हैं काम को। तो हाँ। भारत में अब जरूरत है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि विश्व स्तर का बन जाए। सेमीकॉन तो अभी हम, ठीक है, 5-6 यूनिट पाइपलाइन में है, इस साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, पर अभी हम वहां से दूर हैं। मैंने चाइना से ये कहा कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फिर आप जो नंबर्स देखते हैं वो 20-22 ट्रिलियन हाँ। डॉलर की है, हम अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के हैं, हमसे 5 गुना बड़ी। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन करना चाहिए अपने से बराबर वाले से, विक्रांत, क्योंकि इतने बड़े से जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर एक इंग्लिश में फ्रेज होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हम इसमें भी पीछे हैं, इसमें भी पीछे हैं, ये भी चाइना से आगे। तो एक हीन भावना नहीं आनी चाहिए। अगर हीन भावना नहीं आती तो आप चाइना से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। पहले लगता है वो कहाँ, हम कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सर एक चीज की, इस पे भी आप क्या, सही मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय जो कंपनियां हैं सर, वो भी ज्यादा दिमाग उनका केवल मुनाफा कमाने में रहा, इनोवेशंस पर कम ध्यान दिया। क्योंकि जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि सर तमाम विदेशी कंपनियों में हमारे भारतीय ही जा करके उनके इनोवेशंस में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भारतीय कंपनियां भी ये काम कर सकती थी, शायद उन्होंने भी इनोवेशन पर, रिसर्च पर उतना ध्यान नहीं दिया, उतना खर्च नहीं किया। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना गुजारा करने में ज्यादा ध्यान दिया कि किसी तरह कंपनी फ्लोट रह जाए, कंपनी का मुनाफा होता रहे, कंपनी को डिविडेंड बांटते रहे, प्रॉफिट होते रहे। अगर यही पैसा इनोवेशन पे लगा, अमेरिका में ऐसी ऐसी कंपनियों को मैं विक्रांत में जाता हूँ जो 4-4 5-5 साल हाँ। केवल पैसा लगाते रहते हैं उस एक चीज को क्रिएट करने में। आज अगर आप आईफोन यूज करते हैं, आज अगर आप अमेरिका का कोई टैबलेट यूज कर रहे हैं, वहां की कोई इनोवेशन आप यूज कर रहे हैं, और आप मेटा यूज कर रहे हैं, तो अब आप देखिए कि ओपन एआई, जब ओपन एआई आया था, जिसको हम चैट जीपीटी हाँ। नाम से आम जानते हैं, तो चैट जीपीटी आपकी जिंदगी में कितनी तेजी से आया है और कितनी पुख्ता तरीके से आ गया। और जब ये आया था तो लोग कहते थे भाई इससे कंपनी को क्या कमाई हो रही है, तो वो कहते इससे कंपनी को क्या कमाई हो रही है, हमारे लिए ये ढूंढ ढूंढ के ला रहा है। और वो लगातार सुपर कंप्यूटर्स को एआई लैब बना रहा था वहां पर हजारों के हिसाब से कंप्यूटर लगाए जा रहे थे, कितनी बेसाब बिजली इस्तेमाल हो रही थी। बल्कि अमेरिकन एक सेनेटर ने कहा भी कि हम इंडिया में
सर्विस देने के लिए अपना पैसा बर्बाद करें। पर आज देखिए आप, उसकी वैल्यूएशन ओपन एआई की $800 बिलियन उसकी वैल्यूएशन पहुंच चुकी है। मुनाफा मुनाफा तो भूल जाइए आप। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनोवेटर्स नहीं है हमारे यहाँ, पर हमने थोड़ी देर से शुरुआत करी है, आप ये कह सकते हैं। हमारे यहाँ भी अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं, जो टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, पर हमारे यहाँ मैंने देखा है विक्रांत, एग्रीगेटर टाइप स्टार्टअप्स हाँ। हैं। कोई कोई मेड्स को इकट्ठा कर देता है, कोई टैक्सियों को इकट्ठा कर देता है, कोई खाने को इकट्ठा कर देता है, कोई कोई मूवी टिकट्स हाँ। इकट्ठा कर देता है। तो हाँ। इस टाइप के एग्रीगेटर है और ये बहुत कामयाब है, मैं ये नहीं हाँ, कहता कामयाब बिल्कुल नहीं है, कामयाब है। परंतु हाँ। परंतु अगर आपको ग्लोबल लेवल पे जाना है, हाँ। तो ग्लोबल लेवल पे आपको उसी प्रकार की इनोवेशन करनी पड़ेगी जैसी ओपन एआई ने करी, जैसी अमेजोन ने करी, जैसी माइक्रोसॉफ्ट ने करी, जैसी एप्पल ने करी, जैसे जैसी गूगल ने करी। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत का आज तक सुनने में नहीं आता है। हाँ। वो कूप बना था, उसमें कितने कितने 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, इतना बढ़िया वो प्लेटफॉर्म था, हाँ। पर वो नहीं टिक पाया। तो मुझे लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सोच जो है कि किसी तरह गुजारा चलता रहे, बस हाँ। हमारा महीने का साल का गुजारा चलता रहे। गुजारा चल गया काफी है, थोड़े में गुजारा होता है, वो पिक्चर का गाना, मुझे लगता है वो गाना पुराना हो चुका है। इससे निकल के अब समय आ गया है कि भारत में इनोवेशन का, और भारत का एक दो ब्रांड ऐसे आने चाहिए। और भारत में पूरी सक्षमता है, क्योंकि वहां जाके भारतीयों ने ही ये ब्रांड, जो आज हम दुनिया भर में आलू टमाटर जिनको मैंने कहा, ये भारतीयों ने ही क्रिएट किए हैं। और भारतीय अगर भारत में रह के क्रिएट करे तो मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा। सर, एक अंतिम सवाल। कल पेट्रोल डीजल पर हमारी बड़ी लंबी आपसे चर्चा हुई थी। आज सुबह सुबह जब उठे तो खबर आ गई कि सीएनजी पर भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। तो ये तो हर रोज का, यानी हर 2-3 दिन में इस तरह की खबर आने का एक लगता है कि नियम बन गया है कि किस्तों में बढ़ाए जा रहे हैं पैसे। बिल्कुल, जबकि सीएनजी प्रोडक्ट होता है एलएनजी का, सबको पता होगा, हाँ। लिक्विफाइड नेचुरल गैस आती है जिससे पीएनजी और सीएनजी बनाई जाती है। और क्रूड ऑयल के दाम 97 98 100 से नीचे लगातार दूसरे दिन बने रहे, जबकि अमेरिका ने सदर्न ईरान पे हमला किया है। उसके बावजूद भी इस बार क्रूड ऑयल के दाम ऊपर है, क्योंकि अब लोगों को ज्यादा उम्मीद लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब लड़ाई करने के मूड में नहीं है। ऐसा लोगों को लगने लगा है कि अब उनका मूड नहीं है, अब लड़ाई वैसी तो नहीं है, नहीं करेंगे ये अब नजर आ रहा है। तो इस बात को लेके कि भाई कोई ना कोई समझौता होगा, या तो वो समझौता कर बढ़िया समझौता करें या बिल्कुल ना करें, इस प्रकार के बयान, क्या ट्रंप के बयान पे तो मैं अब टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहता। आई फील ट्रंप के बयानों पे डिस्कस करना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। पर इस तरीके से कीमतें बढ़ना, मैंने कल मैं बहुत सारे टीवी हाँ। चैनल्स पे डिबेट्स में था, और मेरे साथ बहुत सारे राजनीतिज्ञ भी थे। तो हाँ। मैंने तो इस बात का खुल के बोला कि ये आम आदमी के लिए ठीक नहीं है। आप इस तरीके से, ठीक है वैश्विक संकट है, एक एक असाधारण परिस्थिति है, पर दिक्कत क्या है कि भारत का जो आम आदमी है वो ज्यादातर तबका हमारा बहुत बहुत लो इनकम का है विक्रांत। तो वो बिल्कुल लो सर। इनकम का सीएनजी, अब सीएनजी का मतलब है आपके उबर ओला, हाँ, सब। ये ऑटो वोटो के अब फेयर्स बढ़ने का समय आ गया है। तो ये हमारा जो आम आदमी है ना, उसके पास इतना मार्जिन नहीं है। मैं बार हाँ। बार इसी बात को कह रहा था, उसके पास मार्जिन नहीं है। ठीक है वैश्विक संकट है, समझ आ रहा है, हाँ। बढ़ानी पड़ रही है, समझ आ रहा है। हालांकि हमने कल इन पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 96,000 करोड़ और हाँ। 19,000 करोड़ की भी बात हाँ। करी थी। हाँ। वो पर चलिए, उसके बावजूद भी आप बढ़ा रहे हैं, वैश्विक संकट है, समझ आ रहा है। पर जो ज्यादा समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर जो भारत की जनता है, हम्म। वो शहरों में नहीं रहती है। हाँ। वो 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाती है। वो 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाती। वो 1 लाख वाला भी हालांकि परेशान हो जाता है, हाँ। पर 1 लाख वाले को चलिए मैं एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन में मानता हूँ। वो नहीं कमाती। यहाँ पर 25-30 हजार कमाने वाले लोग हैं, 20-25 हजार कमाने वाले ज्यादातर लोग हैं। उनके लिए महंगाई बहुत ही उनको मार्जिनलाइज कर देगी, उनको बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं हश्र पर ले आएगी, बिल्कुल मार्जिन पर ले आएगी। वो क्या करेंगे अब, क्योंकि आप अभी तो आप बढ़ा रहे हैं, अब हाँ। इसका 2 महीने में आप देखिएगा सीपीआई में असर दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ। ये सारी महंगाई कन्वर्ट होगी। अब जब जब आप सामान लेने जाएंगे, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, पिछली बार तो इतने का था, अब की बार ये इतने का कर दिया, किसी का पैकेट छोटा कर दिया, किसी की बोतल छोटी कर दी। ये क्या हुआ, आटा दाल दूध घी तेल हर चीज जिंदगी की फ्यूल की वजह से महंगी होगी। तो मुझे लगता है कि ट्रैवल भी महंगा हो जाएगा। जो लोग ऑटो से ट्रैवल करते हैं, जो लोग सस्ते वाहनों से ट्रैवल करते हैं, जो सीएनजी पे तो सस्ते वाहन ज्यादा चलते हैं, हाँ। बसेस हो गई, छोटे ऑटोज हो गए, और ये चीजें ज्यादा चलती हैं। तो ये लोग बेचारे भी, जो कम आयु वर्ग के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है विक्रांत के जब निर्णय लिए जाते हैं तो भारत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसको देख के लिए जाने चाहिए। हाँ। क्योंकि हम कुछ 5-10 करोड़ लोग हैं जो इस देश में
अमीर हैं या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास में 5-10 करोड़ लोग होंगे मेरे ख्याल, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कुछ कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कुछ हाँ, थोड़े से जो टियर 2 टाउन्स है, ये इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये भी समृद्ध है। कुल मिला के 10 नहीं 15 करोड़ लोग होंगे। हाँ, 10-15 करोड़ लोगों से हम देश को देखें कि हम एक सौ हाँ, 26 करोड़ लोगों को देखें, ये बड़ी बड़ी बात है समझने वाली इस देश में, कि हम एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, आप भी एसी में बैठे हैं, मैं भी एसी में बैठा हूं, कोई मंत्री भी भाषण देते हैं एसी में देते हैं, कोई भी देता है, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, मेरा किसी हाँ, पार्टी से कोई बिल्कुल अफिलिएशन सही बिल्कुल बात नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो आपके लोग कमेंट करते हैं मेरे पास, अगर कोई मुझे है। सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, तो मैं भारतीय जनता हाँ, पार्टी में अब तक चला गया होता, हाँ, बिल्कुल और सही। मैं ये बात ना कह रहा होता जो मैं कह हाँ, रहा हूँ। मैं अब तक भारतीय जनता पार्टी में, मेरे को जाने में कोई कठिनाई नहीं है किसी भी किस्म की, तो मैं हाँ, क्यों दूर से बैठ के भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करूं। मैं अगर ठीक होगा तो उसको ठीक बोलूंगा, अगर आर्थिक रूप से गलत होगा तो गलत बोलूंगा। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने कहा कि 67 साल में हमने $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचे, और 12 साल में हम $4 ट्रिलियन। तो ये तो नंबर बोल रहे हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस हाँ, को क्या करूं मैं। भाई हाँ, ये तो आंकड़े हैं ना रिकॉर्ड पे। हाँ, अब अगर उसमें बीजेपी का कहीं टच आ रहा है पिछले 12 साल में, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। हाँ, आज मैं ही बोल रहा हूं कि ये फ्यूल प्राइस बढ़ाना ठीक नहीं। मैंने आपके शो पे कल सलाह दी थी, हाँ, दोबारा देता हूं कि कुछ स्कीम्स को रोक के यहाँ पर जो लो प्रायोरिटी स्कीम्स है उसको रोक के 75,000 करोड़ रुपया एलोकेट कर देना चाहिए इन ओएमसीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए, और उनको और आपको पेट्रोल डीजल की कीमतें वापस ले आनी चाहिए। जो तारीफ आपने 76 दिन तक सुनी, जिसके लिए आप तारीफ के काबिल थे, 76 दिन तक आपने नहीं बढ़ाई, वो तारीफ ज्यादा रहनी चाहिए। और अब तो क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आया है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग नहीं रहा कि अब ये ज्यादा बड़े हमले हमले करेंगे, हताश हो चुके हैं, हारे हारे से महसूस होते हैं, धमकियों में भी उतना जान नहीं है। तो आई थिंक देर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट दिस। बिल्कुल सर। और लोग अब ये भी उम्मीद करेंगे कि अगर दाम नीचे जाते हैं कच्चे तेल के, तो जो बढ़ोतरी हुई है वो वापस भी ले। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े थैंक यू। और चर्चा में शामिल हुए। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया।